दोस्तों, चीन का नाम सामने आते ही अपनी हैकड़ी में दूसरे देशों को परेशान करने वाले देश की छवि सामने आती है। पूरी दुनिया पर अपना राज कायम करने का सपना देखने वाले चीनी ड्रैगन की कुटिलता किसी से छिपी नहीं है। लेकिन जब भी चीन का सामना करने में सक्षम देश की बात होती है तो भारत का ही नाम सामने आता है। पूरी दुनिया का यही मानना है कि भारत ही वो देश है जो चीन का मुकाबला कर सकता है। दोस्तों, चीन आज भले ही दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, उसने बहुत कम टाइम में ही इस तरक्की को हासिल कर लिया हो। चीन अमेरिका को पछाड़कर दुनिया की सबसे बड़ी शक्ति बनने की राह पर हो। साल 1980 से लेकर 2020 तक चीन ने अपनी अर्थव्यवस्था में करीब 75 गुना की बढ़ोतरी की है। सिर्फ 40 सालों में चीन दुनिया का वो सुपर पावर बन गया है जिसकी शायद किसी को उम्मीद भी नहीं थी। लेकिन चीन कभी भूखे और गरीबों का देश कहा जाता था और कहा जा रहा है कि 2026 तक वो अमेरिका को भी पीछे छोड़ देगा। दोस्तों, चीन की तरक्की को देखकर यही सवाल खड़ा होता है कि अचानक इतने कम टाइम में चीन इतना ताकतवर कैसे बन गया। आखिर ऐसी कौन सी वजह रही जिससे चीन की अर्थव्यवस्था इतनी मजबूत हो गई? वो कौन से ऐसे कारण रहे जिससे चीन आज अमेरिका के बाद दूसरे नंबर पर खड़ा है? और इस रेस में भारत कहां खड़ा है? क्या पूरी दुनिया की उम्मीद बन चुका भारत चीन को मात दे पाएगा? ये कुछ ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब हम आपको इस वीडियो के जरिए देंगे। तो दोस्तों, वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, एक भारतीय होने के नाते हमारे मन में सवाल हमेशा खड़ा होता है कि हमारे मुकाबले चीन ने इतनी तरक्की कैसे कर ली। साल 1987 में दोनों देशों की जीडीपी बराबर थी, लेकिन आज भारत से बहुत आगे निकल चुका है। पहले 40 साल चीन लगातार बड़ा और ताकतवर होता गया, लेकिन हम थोड़ा पीछे रह गए। लेकिन दोस्तों, कहा जा रहा है कि ग्लोबल रैंकिंग में हम जल्द ही तीसरे नंबर पर होंगे, यानी सुपर पावर अमेरिका से सिर्फ एक कदम पीछे। यानी कि भले ही हम चीन से थोड़े पीछे हैं, लेकिन कुछ कम भी नहीं है। लेकिन दोस्तों, साल 2022 में आप जिस चीन की तस्वीर देख रहे हैं वो कभी उससे पूरी तरह से उल्टा हुआ करती थी। एक समय था जब चीन बहुत गरीब और एकदम अलग थलग पड़ा हुआ देश था। उस वक्त चीन की अर्थव्यवस्था खेती पर ही डिपेंडेंट थी। यहाँ किसी भी तरह का कोई उद्योग नहीं था। लेकिन फिर चीन ने अपनी नीतियों को बदला और आज के चीन की तस्वीर सबके सामने उभर कर आई है। दोस्तों, चीन की तरक्की का सबसे बड़ा कारण यहाँ का मार्केट माना जाता है। उसने फ्री मार्केट पॉलिसी अपनाई, जिसकी बदौलत से चीन दुनिया का सबसे बड़ा मार्केट बन गया। यहाँ आपको फ्री मार्केटिंग का फंडा भी समझा देते हैं। दोस्तों, 1980 के दशक में भारत जैसे कई देशों ने दूसरे देशों को यहाँ मार्केट खोलने पर बैन लगाया हुआ था, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि दूसरे देश यहाँ आकर कोई भी बिजनेस करें। वहीं चीन ने अमेरिका समेत कई देशों को अपने यहाँ आने का न्योता दिया। इन्हीं फॉरेन कंपनियों ने यहाँ पर बहुत इन्वेस्ट किया और बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां भी लगाई, जिसका नतीजा आज हमारे सामने है कि चीन में आज इलेक्ट्रॉनिक या तकनीक से जुड़ी हर चीज का प्रोडक्शन होता है और वो इसका बादशाह बन गया है और अब अमेरिका को भी पीछे करने की तैयारी में है। दोस्तों, हमारे विशेषज्ञों का कहना है कि किसी भी देश की इकोनॉमी के 3 मेजर मॉडल होते हैं, जिसमें पहले मॉडल में देश की सरकार के अंडर में ही सब कुछ होता है। यानी कि देश के बाजार में क्या बिकना है और क्या नहीं, ये सब वहाँ की गवर्नमेंट ही देखेगी। इसके साथ ही इन प्रोडक्ट्स को बनाने वाली कंपनी भी सरकार के अंडर में ही होती है। वहीं इकोनॉमी के दूसरे मॉडल में प्राइवेटाइजेशन होता है, जिसमें प्राइवेट कंपनी ही सब कुछ तय करती है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण अमेरिका है। यहाँ की सरकार किसी भी प्रोडक्ट का प्राइस कंट्रोल नहीं करती है, वो सब कुछ डिमांड और सप्लाई पर आधारित होता है। यहाँ तक कि अगर आपको कोई भी बिजनेस शुरू करना है तो वहाँ सरकार से परमिशन लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन भारत के साथ ये कहानी थोड़ी अलग है। हम दोनों मॉडल्स के बीच में हैं। यहाँ प्राइवेट कंपनियां तो हैं ही, साथ ही सरकार का भी इंटरफेयर है, जिसके उदाहरण LIC, BSNL और एयर इंडिया हैं। वहीं चीन की अगर बात करें तो ये कम्युनिस्ट देश था, जहां सभी चीजें सरकार के कंट्रोल में थीं। साल 1949 में कम्युनिस्ट पार्टी के नेता माओ त्से तुंग पूंजीवादी के कट्टर विरोधी थे। वो देश की आत्मनिर्भरता पर ही जोर देते थे, लेकिन ये नीति सफल नहीं हो सकी और वो गरीब से और गरीब होता चला गया। कुछ ऐसा ही सोवियत संघ में हो रहा था। वहां भी कम्युनिस्ट पार्टी थी। इनकी इकोनॉमी में लगातार गिरावट आ रही थी और फिर 90 के दशक में रूस ने अपनी इकोनॉमी को फ्री मार्केट इकोनॉमी बना दिया। लेकिन इसके रिजल्ट उल्टे साबित हुए। यहाँ हालत ठीक होने के बजाय बिगड़ गए और सारी पावर कुछ अमीर लोगों के हाथों में चली गई। लेकिन चीन ने सोवियत संघ की पॉलिसी को नकार दिया और फ्री मार्केटिंग को कुछ अलग तरह से अपनाया। साल 1978 में कम्युनिस्ट पार्टी के मुखिया डेंग शियाओपिंग ने जब देश की सत्ता संभाली तो उन्होंने चीन में आर्थिक क्रांति की शुरुआत की
उन्होंने चीन के बाजार को पूरी दुनिया के लिए खोल दिया, लेकिन उन्होंने पूरी तरह से बाजार को प्राइवेट सेक्टर में देने के बजाय कुछ चीजें सरकार के हाथ में रखी। यानी कि जैसे वहां के किसान की फसल की कीमत सरकार ही तय करती थी, ना कि प्राइवेट कंपनियां। इसे भी सरकार पहले खरीदती थी, लेकिन यहाँ की सरकार ने यह भी कहा कि किसान ने बची हुई फसल प्राइवेट कंपनी को अपनी मर्जी से बेच सकते हैं। इसके साथ ही यहाँ प्राइवेट कंपनियों को काम करने की पूरी छूट तो दी गई, लेकिन वो सरकार के कंट्रोल में रहती थी, जिसका सबसे बड़ा उदाहरण है लैंड एक्विजिशन सिस्टम। यानी कि यहाँ की प्राइवेट कंपनी कोई भी सरकारी जमीन खरीद नहीं सकती है, वो इसे सरकार से लीज पर ले सकती है। चीन ने कभी भी प्राइवेट कंपनी को देश चलाने की छूट नहीं दी और इन प्राइवेट कंपनी की जमीन को अपने कब्जे में रखकर अपने कंट्रोल में रखा। इसके साथ ही चीन इंफ्रास्ट्रक्चर पर बहुत ध्यान दे रहा है। दुनिया में पहले कहीं भी इतनी तेजी से सड़कें, इमारतें और रेल लाइनें नहीं बनी। इसका जबरदस्त फायदा उसे सप्लाई चेन को बैठाने में मिला। आज के जमाने में कोई भी चीज एक जगह पर नहीं बनती। मसलन एक कार में करीब 5000 पार्ट्स होते हैं। ये कई राज्यों या कई देशों में बनकर एक जगह मिलते हैं। आज हर फैक्ट्री इस सप्लाई चेन में सिर्फ एक हिस्से पर काम करती है, जिससे कम लागत में ज्यादा काम हो पाता है। जैसे चीन में एक फैक्ट्री सिर्फ गुड़िया की आंख बनाती है। ये सप्लाई चेन तब बढ़िया काम करती है जब सामान को इधर उधर ले जाने का तेज और सस्ता इंतजाम हो। चीन का शानदार इंफ्रास्ट्रक्चर यही करता है। इसके साथ ही चीन ने दो ऐसे बिंदुओं पर जोर डाला जिसे बाकी दुनिया में सही नहीं माना जाता है, जिसमें पहला है अपने लेबर को ज्यादा राइट्स नहीं देना। दरअसल जब यहाँ विदेशी कंपनियों ने अपने प्रोजेक्ट डाले तो यहाँ देखा कि चीन में लेबर बहुत ज्यादा है और उसकी कीमत भी कम है, जिसका फायदा इन कंपनियों ने उठाया। लेकिन आज चीन ने उसी का फायदा उठाकर अपनी इतनी तरक्की कर ली कि वो अब खुद साउथ अफ्रीका जैसे देशों में जाकर सस्ते लेबर हायर करता है। दोस्तों, चीन की तरक्की का एक सबसे बड़ा कारण कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट भी माना जाता है। जब विदेशी कंपनियों ने अपने प्रोडक्ट को बनाने के लिए यहाँ फैक्ट्रियां लगाई और जल्द ही ये यहाँ से बाहर भी जाने लगी, लेकिन जब तक ये कंपनी यहाँ से अपना कारोबार बाहर ले गई, तब तक चीन इन कंपनी की सारी टेक्नोलॉजी चुरा चुका था और उसने उन्हीं प्रोडक्ट्स की कॉपी की और उन्हें सस्ते दामों में बेचना शुरू कर दिया, जिसके कारण अमेरिका जैसा देश भी यहाँ आकर पछता रहा है। चीन की यही प्लानिंग उसके सक्सेस का बड़ा कारण बनी। चीन में दुनिया के सबसे सस्ते दामों में प्रोडक्ट्स मिलते हैं। इसके साथ ही चीन ने 1980 और 1990 के दशक में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में खूब निवेश किया। शुरुआत में चीन में सिर्फ बल्ब, खिलौने, बैटरी जैसे लो एंड प्रोडक्ट्स का ही निर्माण होता था, लेकिन धीरे धीरे चीन हर छोटी से बड़ी चीज के निर्माण का केंद्र बन गया। यही वजह है कि चीन को दुनिया की फैक्ट्री भी कहा जाने लगा। इन सामानों को उन्होंने पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट किया। इसका नतीजा यह हुआ कि 2010 में अमेरिका को पछाड़कर चीन मैन्युफैक्चरिंग के सेक्टर में दुनिया का सबसे बड़ा देश बन गया था। 2019 तक आते आते ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में चीन का हिस्सा 29% हो गया, जबकि अमेरिका का हिस्सा 17% है। अगर हम यहाँ भारत की बात करें तो भारत भी लगातार अपनी तरक्की हासिल करता जा रहा है। वो भी चीन की ही पॉलिसी को अपना रहा है। आज कई क्षेत्रों में भारत अपने खुद के प्रोडक्ट बनाकर बाहर सप्लाई करता है, वो भी सस्ते दामों पर। इसके साथ ही भारत जहां पहले रक्षा क्षेत्र के मामले में रूस, अमेरिका जैसे देशों पर डिपेंडेंट था, वहीं वो अब उन हथियारों की तकनीक को जानकर उन्हें खुद ही बना रहा है, जिसमें कई मिसाइल, ड्रोन और हथियार भी शामिल हैं। इसके साथ ही अंतरिक्ष मिशन में भी भारत खुद ही तकनीक इजाद कर अपनी छाप दुनिया में छोड़ रहा है। भारत ने पिछले 30 सालों में अगर किसी इंडस्ट्री में अपनी धाक जमाई है तो वो है कंप्यूटर सॉफ्टवेयर का क्षेत्र। इन्फोसिस, टीसीएस, विप्रो जैसी कंपनियों ने सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट और सर्विसेज में भारत का नाम पूरी दुनिया में रोशन किया है। भारत में लेबर कॉस्ट कम होने की वजह से ये पूरी दुनिया का बैक एंड हब बन गया है। जल्द ही वो दूसरे सेक्टर्स में अपना वर्चस्व कायम कर लेगा और फिर वो दिन दूर नहीं जब वो चीन के बराबर खड़ा होगा।